अभी आपको बताते हैं कि DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इसको डील कर रही थी, तो इसका जो हतमी लेटर था वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी होना था। और इस नोटिफिकेशन में जो हुआ उसमें जो सिफारिशात थी वो मुकम्मल नहीं थी और इन लाइन नहीं थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिकमेंडेशन से मुताबिक। उसके जवाब में हमारी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई, ट्वीट भी किया गया उसको। बात जहाँ उस प्रेस रिलीज़ को जो हमारी तरफ से हुई उसको बुनियाद बनाकर उससे लेके आज के दिन तक फ़ौज को और हुकूमत को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। जो हमारी प्रेस रिलीज़ थी वो किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे के ख़िलाफ़ नहीं थी। जो नोटिफिकेशन हुआ था उसके नामुकम्मल होने के ऊपर ये प्रेस रिलीज़ की गई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ प्रेस रिलीज़ के बाद, दैट इज़ वेरी रिग्रेटेबल। ऐसा जो है, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे कि जिसमें हर बंदे ने मीडिया पे भी और बाहर भी एक पोजीशन ले ली और दो साइडें बना दी। तो उस प्रेस रिलीज़ का मकसद किसी भी तरह से किसी इदारे या किसी शख्सियत के साथ वो साइड बनना नहीं था। उसकी नामुकम्मल जो गुजारिशात थी उसके अंदर उससे मुतल्लिक था। आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पैरा 18 के मुताबिक जो रिकमेंडेशंस थी उसका मुकम्मल ऑर्डर कर दिया। हम हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ जो मुकम्मल हक़ाइक़ थे रिकमेंडेशन के अंदर वो सामने लेके आए, बल्कि जो गलत फहमियाँ थीं पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान उनको भी दूर किया। पाकिस्तान फ़ौज जो है ये एक रियासत का मजबूत अदारा है। हम एक अदारे की हैसियत से बाकी तमाम अदारों के साथ मिलकर इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करते रहेंगे। बहुत बात हुई पिछले 2 हफ्ते में डेमोक्रेसी के ऊपर भी, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बन गई थी। तो कहीं भी ये आवाज़ नहीं थी कि डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है या होनी चाहिए। पाक फ़ौज भी जमहूरियत की उतनी तायद करती है जितना कि हर पाकिस्तानी करता है। हम इसकी मजबूती के ख्वाह हैं और आइन की पासदारी करते हुए जो भी मुल्क के लिए बेहतरी है उसकी तरफ हम चलते रहेंगे। डॉन लीग से मुतल्लिक अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मैं इसका बाद में जवाब दूंगा। दूसरा एक बड़ा इंसिडेंट जो हुआ वो चमन बॉर्डर के ऊपर हुआ। मुल्क में पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस हो रहा है, तो चमन के बॉर्डर पे 2 मुनक़सिम गांव हैं, डिवाइडेड विलेजेस हैं। मतलब ये कि उस गांव का आधा हिस्सा अफ़गानिस्तान की तरफ है और आधा हिस्सा हमारी तरफ है। तो जब मरदमशुमारी शुरू हुई तो हमने अफ़गान अथॉरिटीज़ को फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू भी और हमारी जो मिलिट्री इंगेजमेंट है उसके थ्रू भी उनको इन्फॉर्म किया कि हम उस गांव के अपने हिस्से में मरदमशुमारी करेंगे। लेकिन हमारी इतला के बावजूद थोड़ी सी रेजिस्टेंस उनकी तरफ से आती रही और बल्कि 1-2 दिन जो है वो मरदमशुमारी डिले भी हुई। उस दिन भी जिस दिन ये वाक़या हुआ फायर एक्सचेंज का, जो हमारे FC के ट्रुप्स थे जो कि मरदमशुमारी की हिफाजत के लिए तैनात किए गए थे, वो अफ़गान पुलिस के साथ बातचीत करने के लिए जा रहे थे कि हमने ये काम करना है और इसको ऐसे आगे बढ़ना है। तो उनकी तरफ से हमारी टीम पे फायर किया गया। अब जब फायर हो गया तो चूँकि अफ़गानिस्तान हमारा एक ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, तो हम दोनों की अफवाज के दरमियान किसी भी किस्म का एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब फायर हमारे ऊपर आ गया और उस तरफ गांव के जो हमारी तरफ के गांव के जो घर थे उनमें उन्होंने मोर्चे भी बना लिए, तो फिर सेल्फ डिफेंस में हमें उसका भरपूर जवाब देना पड़ा। जैसे कमांडर सदन कुमार ने भी कहा कि ये हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि अफ़गानिस्तान की जो अफवाज है उनका कोई नुकसान हो। हमारे भाई हैं, हम उनके साथ किसी किस्म की एंगेजमेंट इस तरीके से नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें इस तरीके से मजबूर किया गया तो हमने ना चाहते हुए भी उसका उस तरीके से जवाब दिया कि जिसका उनको नुकसान उठाना पड़ा। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कोशिश बहुत अरसे से जारी है कि हमें बॉर्डर कोऑर्डिनेशन के लिए काम करना है, कैसे बॉर्डर के ऊपर आपस में कोई राब्ता रखना है ताकि ये काम अच्छे तरीके से हो, इसका नुकसान जो है हमें ना उठाना पड़े। दूसरा वाक़या LOC के पार हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से एक इल्ज़ाम आया कि हमारी अफवाज ने, हमारी फ़ौज ने LOC के पार उनकी तरफ जाके
उनके जो सोल्जर्स थे उनको मारा भी और उनकी लाशों की बेरहमती भी की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज जो है ये एक प्रोफेशनल फ़ौज है। बड़े सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें इनके जो मकबूजा कश्मीर की तरफ से भूल के या गलती से हमारी तरफ आ गए, हमने उनको बड़े तरीके से, इज़्ज़त से, कोऑर्डिनेशन से उनको वापस भेजा। अगर पाकिस्तान फ़ौज ने यही करना होता तो इसकी कोई मिसाल हिस्ट्री में ऐसी नहीं है कि हम किसी फ़ौजी की लाश की बेहरमती करें, ख्वाह वो इंडिया से ही क्यों ना हो। तो इस सिलसिले में भी हमने क्लैरिफिकेशन जो है वो हिंदुस्तान को दी है। इस वाक़े के बाद हिंदुस्तान ने हमारे जो मरीज़ जाते थे इंडिया इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन की सहूलियात जो हैं वो सस्ती और बेहतर मौजूद हैं, उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मरीज़ हैं जिनको तकलीफ़ हुई है फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए भी, कि उनको देखें कि कैसे उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या क्या उनका इलाज पाकिस्तान में बेहतर हो जाए। अगर पाकिस्तान में नहीं होता है, किसी दूसरे मुल्क में कराना है, तो उसका भी हम ख्याल करेंगे। आखिर में मैं रद्दुल फसाद के बारे में आपको बताता चलूँ कि पिछली प्रेस ब्रीफिंग में मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया था कि ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। दो वाक़यात इस सिलसिले में भी हुए जो कि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। नौरीन लगारी को जो हमने लाहौर से रिकवर कराया, 19 साल की वो बच्ची है। फिर उसका हमने जो मीडिया पे एक इंटरव्यू भी एक चैनल पे आया। नौरीन लगारी जो है वो टेररिस्ट बनने जा रही थी, वो टेररिस्ट थी नहीं। उसको वर्गला के उसके कम उम्र जहन को उसकी जहन साजी की गई जो कि अच्छी नहीं थी, और वक्त पे उसको हमने बचा लिया। अब अगर वो मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो और उसको हम बचा लें दहशतगर्दों के डिज़ाइन के मुताबिक इस्तेमाल होने से, तो क्या उसको हम बिल्कुल एक दहशतगर्द की तरह सजा दें, या कि एक मौका दें कि वो बाहर जाके जो बाकी हमारी नौजवान नस्ल है उसको बता सके कि मैं कैसे फंसाई गई थी और कैसे मैंने गलत इस्तेमाल किया, वालदैन को भी एहसास हो, अदारों को भी एहसास हो, और हम एक अपने माशरे में उसको करेक्शन के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हम उसको सजा दें। या और भी मैं आपको ये बताऊँ, स्वात में जब ये रेडिकलाइजेशन हो रही थी, एक्सट्रीमिज़म हो रहा था, तो वहाँ के जो कम उम्र के बच्चे थे उनको भी तालिबान ने अपने पास ले गए थे और उनकी जहन साजी कर दी थी। हमने उनके बहुत सारे बच्चों को जो कि बाद में फारिग हुए अपने पास लिया। अगर उन सबको हम जेल भेज दें तो वापस आके वो अच्छे शहरी बनेंगे या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेंगे। हमने उनको डी रेडिकलाइजेशन सेंटर में डाला, उनकी पॉजिटिव जहन साजी की, पाकिस्तानियत का उनको बताया, और आज 3-4 साल का अरसा बहुत सारों को गुजर गया है। वो एक अच्छे शहरी हैं, वो अपने वालदैन के लिए रोज़ी कमा के लाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नौरीन के लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे और बच्चियों को ये बताने के लिए कि क्या थ्रेट है उनको, उसका जहन कैसे ख़राब हुआ वो बताना जो है वो ज़रूरी था। जहाँ तक एहसानुल्लाह एहसान का ताल्लुक़ है, एहसानुल्लाह एहसान को जो पेश किया गया उसका कन्फेशन, उसका मकसद ये था कि लोगों को ये पता चले कि ये किस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, इन्होंने क्या क्या काम ख़राब किए और क्या क़ुव्वतें हैं जो कि इनको इस्तेमाल कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। जो भी लॉ ऑफ द कंट्री है वो उसके ऊपर लागू होगा और उसके साथ जो भी कानून फैसला करेगा उसके मुताबिक उसको आगे लेके चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके। आने के बाद हुकूमत प्रेशर में आई और उसने वो रिपोर्ट कंप्लीट की। और सर दूसरा ये जो रिपोर्ट अभी आई है क्या वो कंप्लीट है, आप सेटिस्फाइड हैं? अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मरीम नवाज शरीफ का नाम उसमें नहीं है, उनके बगैर क्या आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है जर्नलिस्ट की? ठीक, जो नामुकम्मल चीज़ थी वो मुकम्मल आज हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पैरा 18 जो है मुकम्मल उसके अंदर आ गया। अब एक इंक्वायरी बोर्ड बैठा, उसमें मेंबर थे, उन्होंने एक इंक्वायरी की और उसकी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी।
उसमें अगर ये 4 नाम 5 नाम थे तो वो उसके अंदर आ गए। इंक्वायरी बोर्ड में जो भी रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक वो हल हो गई। सर, इसमें मरियम नवाज शरीफ का नाम अभी भी इस रिपोर्ट में नहीं है, क्योंकि अगर इसमें परवेज रशीद और इसमें दूसरे लोग जिसमें मुलविस हैं उनका नाम आ सकता है, तो मरियम नवाज जैसे कि सबको पता है कि वो एक मीडिया सेट चलाती है, इंस्ट्रक्शन तो वहीं से आई होंगी, जो नीचे वाले राउट एसीन है, परवेज रशीद है और जो इसमें लोग हैं सर उनका तो नाम आ गया, लेकिन इसमें मरियम नवाज शरीफ का नाम अभी भी नहीं। सर इसकी क्या रीजन है? मरियम नवाज का कोई ओहदा है सरकारी? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, पहले मैं इधर जवाब दे दूं। कोर्ट ने एक इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी में जो भी जिम्मेदार थे उसके नाम दे दिए। उन जिम्मेदारान की जो तफसील थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चलेगी इंक्वायरी, और उन्होंने उसके ऊपर अपने ऑर्डर दे दिए। अब ये कहना कि इसमें ये नाम नहीं है, ये नहीं था, इंक्वायरी बोर्ड ने अपना काम बड़ा सोच समझ के मुकम्मल करके दिया और जो उसके मुताबिक सिफारिशात थी उसके ऊपर अमल हो गया। आपका क्या सवाल था? सर मेरा ये सवाल ये है कि जैसे मैम ने कहा कि मरियम ओहदा क्या है उनका? हाँ जी, ओहदा ही था कुछ सरकारी, क्या उसमें वो इन्वॉल्व थी? अगर उनका सरकारी ओहदा नहीं था वो कैसे इन्वॉल्व? ये मुझसे पूछ रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं? मैं आपको वो तमाम ओहदे बता सकता हूँ जो फौज के अंदर हैं। मैं अफवाज पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं तो किसी का ओहदा नहीं बता सकता। जी, आप ये समझते हैं कि जो मामला है अब यहाँ पे क्लोज हो गया, या इसकी रिकमेंडेशन की बुनियाद पे आप आर्मी एक्ट या पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट के तहत इस मामले को फौज फर्दर लेकर चलेगी? ठीक वैसे में ऐड आपको जी, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जनरल रहीम की सरबराही में, उसमें इस खबर को कौमी सलामती के मुनाफी ठीक करार दिया गया। ठीक। तो क्या ये जो एक्शन लिया गया है, क्या आप समझते हैं कि जो कौमी सलामती के खिलाफ मुर्तकब हुए शख्सियात, ये एक्शन काफ़ी है? देखें, इंक्वायरी बोर्ड ने एक सिफारिशात मुरतब की, वो पैरा 18 है। उससे पहले जो पैराग्राफ हैं उसमें ये तमाम बातचीत जो है, जो फाइनल अथॉरिटी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको भेजा गया। उन्होंने वो सब देख के एक ऑर्डर दिया, और जब फाइनल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो मुकम्मल और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। जी जी भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आपने किया और उसने कहा है कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं जी जी, उस पर आपने क्या? कुलभूषण को हमने मिलिट्री कोर्ट फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के थ्रू सज़ा सुनाई है। उसका प्रोसेस विद इन मिलिट्री अभी जारी है। इंडिया ने रिक्वेस्ट की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। इस सिलसिले में जो तफसील है वो आपको फॉरेन ऑफिस खुद से बयान करेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपर कानून के दायरा कार के अंदर रह के सबूत की बुनियाद पर ये डिसीजन लिया गया है, और मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन का अभी मिलिट्री के अंदर जो प्रोसेस है वो जारी है। ऐसी कोई रिक्वेस्ट अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को आती है तो फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर आपसे मज़ीद शेयर करेगा। जी ठीक 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 ठीक। एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो दोनों तरफ कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हमारा भी नुकसान हुआ, बहुत कीमती जानें जो हैं वो गई, शहीद हुए, ज़ख्मी भी हुए, और ज़ाहिर है हमारा फायर है तो उधर भी तादाद इम्पोर्टेंट नहीं है। ख्वाह वो एक बंदे की जान गई हो या 100 बंदों की जान गई हो, एक दो हमसाया ममालिक जिनके ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं, अच्छे होने चाहिए और अच्छे होंगे इंशाअल्लाह, उसमें फ़िगर्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए थी। इसीलिए हम अफ़गानिस्तान से कह रहे हैं कि हमारे साथ बॉर्डर कोऑर्डिनेशन के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो फिगर्स की जी मानो ठीक ठीक। ईरान जो है जी जी, क्या उन्होंने कोई लिस्ट फ्राहम किया कि ये लोग टेररिस्ट जो हैं वो ईरान के अंदर आके कार्रवाइयाँ करते हैं, खिलाफ कार्रवाई की जाए? ठीक। मुझे भूल जाएंगे सवाल सर। ओके ऐड जी प्लीज़। उनके आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई जो ईरान की तरफ से, सर हमारी आईएसपीआर के जांच से ट्वीट इस पे क्यों नहीं आई? ठीक, अच्छा मैं जवाब देने से पहले बता दूं, आपने कहा ट्वीट क्यों नहीं आई। ट्वीट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन टुडेज एज। होती प्रेस रिलीज है।
ईरान हमारा एक हमसाया मुल्क है, हमारे बड़े तारीखी और अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे होंगे। उनके आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट आई है, अपने मुल्क की इन्वायरमेंट में कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉवरन मुल्क है और एक अच्छी फ़ौज के साथ एक मुल्क है। उन्होंने ये बयान दिया है तो फ़ॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दे दिया है। ऐसे कोई हालात ख़राब नहीं हैं। उनके साथ भी हमारा बॉर्डर कोऑर्डिनेशन का एक मैकेनिज़्म है, पहले भी है, उसको आगे भी लेके चलेंगे। लेटली आज उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, उनके एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई। मुझे खुशी है कि आप ये सब सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए, ख़ास तौर पे पिछले 10-15 साल से एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरा। उस दौर से गुजरते हुए हम एक अच्छे दौर की तरफ जा रहे हैं। ये एक आखिरी कोशिश है उन तमाम पाकिस्तान दुश्मन नासर की कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान की तरक्की की ट्रेजेक्ट्री है, जो अमन की सूरत हाल हमने पिछले 10-12 साल कुर्बानियाँ दे के हासिल की है, किसी न किसी तरीके से इसको स्कटल कर दें। अगर आप ये चीज़ समझ रही हैं कि LOC पे जो गर्मी है वो बढ़ रही है या इंडिया बढ़ा रहा है, या आप ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से थोड़े से हालात गलत फहमी की बुनियाद पे कशीदा हो रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि ईरान इसमें शामिल हो रहा है, तो प्लीज़ समझें कि दुश्मन का डिज़ाइन क्या है। हमने पिछले 10-12 साल में जो अचीवमेंट्स ली हैं, जो कामयाबियाँ ली हैं, जो कि अच्छे मुस्तकबिल की तरफ लेके जा रही हैं, हमें इन पे ध्यान देना है। हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना। मैं लाइव जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, जो कि मैं अक्सर आपसे बातचीत में कहता हूँ। हम सब पाकिस्तानी क्रिकेट बड़े शौक से खेलते हैं और क्रिकेट के ज़रिए बात को समझ जाते हैं। आजकल 2020 का दौर है। इंसिडेंटली हम 2017 में हैं और 2001 से हमने ये जंग खेलनी शुरू की थी। हम 2020 के 17वें ओवर में, 2017 भी टेकन एज 17th ओवर। हमने अपनी इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है। अफवाज पाकिस्तान ने खेली है, अवाम ने खेली है, हुकूमती इदारों ने खेली है। हमने वो स्कोर बना लिया है और इतनी विकेटें गंवाई हैं कि हमें अभी आगे मैच जीतता हुआ महसूस हो रहा है। अगर इस ओवर में हमारे ऊपर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर हैं या जो डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं वो बढ़ जाएं और हम उस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे लेके ना बढ़ सकें कि हम 20वें ओवर में मैच जीत लें, तो फिर पिछले 16-17 ओवर की जो एफर्ट है वो भी ज़ाया हो जाएगी। हमने इसको उसी दिलजमी से, उसी जज्बे से, उसी सिंसियरिटी से लड़ना है इस जंग को, ताकि हम 20वें ओवर से पहले ही ये मैच जीतें और आप इसमें हमारा साथ दें। जी, लास्ट क्वेश्चन। सर, कमेंट से मेरा सवाल निकला है कि आपने कहा कि 17वें ओवर में है और पिछले 17 ओवर में बड़े अच्छे पोजीशन में हमारे खिलाड़ी ले गए हैं। जी, तो सर 3 ओवर में ये भी मैटर करता है कि आप 3 ओवर में खिलाड़ी कौन से हैं जो मैच को जीत के लेके जाएंगे। तो उस टीम पे आपको यकीन है सिविल, मिलिट्री, बाकी तमाम मामला, मीडिया, अवाम ले जाएंगे आगे? इंशाल्लाह लेके जाएंगे। एक सेकंड मुझे इसका जवाब दें। इंशाल्लाह लेके जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि गेंद आपको कोई बिल्कुल ही आसान फेंक देगा। गेंद भी मुश्किल आ सकती है, फील्डिंग भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर आपका जज्बा जीतने है तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी। जी, ट्वीट या प्रेस रिलीज जारी की और आज उसको विड्रॉ किया और उसमें रेफरेंस दिया 18 पैरे का जी कि उस पे अमल दरामद हो गया, मशरूत विड्रॉल। ये मशरूत विड्रॉल की जरूरत क्यों महसूस की ISPR ने? मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू से शुरू करूंगा। मैंने शुरू में आपको बताया कि जब वो नोटिफिकेशन एयर हुआ मीडिया के ऊपर, तो उसमें वो कंप्लीट नहीं थी रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो उसके जवाब में हमने उस नोटिफिकेशन के लिए एक प्रेस रिलीज़ किया। आज आपने वज़ारत दाखिला का प्रेस रिलीज़ देख लिया है, उसमें पैरा 18 अल्फाज में भी और तादाद में भी पूरा है, तो वो भी पूरा हो गया। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिए, तो उसके आगे जो है वो बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे। हर बंदे ने मीडिया में भी और बाहर भी एक पोजीशन ले रखी थी। हम हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं। जो गलत फहमियाँ थी पिछले 2-4 दिन से वो भी दूर हो गई। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन से मामला हल हो गया। उन्होंने कहा कि पाक फौज भी जमहूरियत की उतनी ही हामी है जितना कोई भी एक पाकिस्तानी। उनका मजीद कहना था कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और उनका ये भी कहना था कि हमने
अब तक ये ताल्लुकात अच्छे रखे हैं, अभी तक कोई खराबी पैदा नहीं हुई है। और पाक फौज में वो कहते हैं कि मामला जारी है, अफगान सरहद के हवाले से भी मामला देखा जा रहा है और साथ साथ जो दीगर मौज़ूआत हैं उन पर भी जो है वो बात हो रही है। ट्वीट राब्तों के हवाले से उनका कहना था कि ट्वीट हमने इसलिए की थी क्योंकि ये राब्तों का तेज तरीन जरिया है। बहरहाल न्यूज़ लीक के हवाले से अब सारे मामलात सेटल हो चुके हैं और अब कोई गलतफहमी नहीं रही है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन नामुकम्मल होने की वजह से थी और प्रेस रिलीज के बाद जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था। उन्होंने कहा कि फौज और हुकूमत को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। फौज का मकसद किसी की साइड बनना नहीं था। फौज मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने भारत के जिक्र करते हुए कहा कि हमने भारत पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। भारत ने आलमी अदालत से भी रुजू किया है, जबकि भारत ने मरीजों को भी वीजा देने से इनकार कर दिया। अभी आपको अहम खबर देते हैं, हसास इदारे और